एपिसोड 10। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, पागल जोफ्री ने नेड स्टार्क को एग्जीक्यूट करवा दिया था। ये देख सैंसा स्टेज पर ही बेहोश होकर गिर जाती है। वहीं योरेन आर्या को वहां से दूर ले जाकर आज से उसे लड़की की तरह जीने को बोलता है। उसके लंबे बाल काट देता है ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। वो आर्या का नाम एरे रखता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, योरेन नाइट वॉच में क्रिमिनल्स एंड रेपिस्ट जैसे लोगों को रिक्रूट करता है। यहाँ भी वही क्रिमिनल्स के साथ आर्या को बचाकर नॉर्थ ले जा रहा है। आर्या यहाँ पहली बार गेंड्री से भी मिलती है। गेंड्री वही रॉबर्ट का नाजायज बेटा। यहाँ एक छोटा सा स्पॉइलर दे दूं कि गेंड्री रॉबर्ट का नाजायज बेटा नहीं है, बल्कि असल में वो सर्सी एंड रॉबर्ट का जायज बेटा है। यहाँ नेड की मौत की खबर कैटलिन तक पहुंच जाती है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। तभी वो अपने बेटे रोब को देखती है, जो अपने पिता के मौत से आपे से बाहर हो चुका है। यहाँ कैटलिन रोब को शांत करने की कोशिश करती है। रोब रोते हुए बोलता है, मैं उन सबको मार दूंगा, सबको। तो कैटलिन बोलती है, नहीं, तुम्हारी बहनें अभी भी उनके पास है। पहले हम उन्हें आजाद करवाएंगे, फिर मारेंगे। वहीं किंग्स लैंडिंग में एक सिंगर जोफ्री के सामने सभा में गाना गा रहा होता है, मगर जोफ्री को उसका गाना पसंद नहीं आता। वो सिंगर से पूछता है, इन दोनों में से तुम्हारे लिए कौन सा अंग काम का है, उंगलियां या जबान? सिंगर बोलता है, महाराज, उंगलियां ज्यादा काम की है। ये सुन जोफ्री आदेश देता है, सर इलिन पेन, इसकी जुबान काट दी जाए। बेचारे सिंगर की जुबान बेरहमी से काट दी जाती है और पागल राजा जोफ्री इस दर्दनाक मंजर को एंजॉय कर रहा था। तभी सभा में जोफ्री की नज़र सेंसा पर पड़ती है। वो सेंसा से बोलता है, माय लेडी, मेरे साथ चलिए, आपको कुछ दिखाना है। जैसे ही सेंसा जोफ्री के साथ उस जगह जाती है, वो शॉक्ड हो जाती है। जोफ्री वहाँ हाउस स्टार्क के सारे गार्ड्स, नौकर, यहाँ तक कि सेप्टा मॉर्डन एंड नेड स्टार्क का कटा हुआ सर एग्जीबिशन में लगवाया था। यहाँ जोफ्री बोलता है, जल्द ही मैं तुम्हारे भाई रोब का भी सर इसी तरह लाकर सजाऊंगा। तो सेंसा जवाब देती है, कहीं मेरा भाई रोब तुम्हारा ही गला ना लाकर मुझे दे दे। इस पर जोफ्री बोलता है, मेरी माँ ने सिखाया है कि अपनी बीवी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। ये बोलकर जोफ्री सर मेरेन की तरफ देखता है। सर मेरेन जोफ्री के बिहाफ पर सेंसा को जोरदार थप्पड़ मारते हैं। यहाँ एक पल तो सेंसा के पास मौका था कि वो जोफ्री को ऊंचे प्लेटफॉर्म से धक्का देकर अपना बदला ले सके, लेकिन वहाँ खड़ा द हाउंड स्मार्टली सेंसा को कोई गलत कदम लेने से रोक लेता है। हाउंड सेंसा से अकेले में कहता है, अगर तुम्हें इसके जुल्मों से बचना है तो सिर्फ इसके हाँ में हाँ मिलाती रहो। उधर विंटरफेल में ब्रेन अगेन अपने सपने में उस 3 आई रेवन का पीछा करता है। होश आने पर ब्रेन ओसा के कंधों पर बैठकर क्रिप्ट में जाता है। क्रिप्ट वही जगह जहां स्टार्क घराने को लॉर्ड्स को दफनाया जाता है। यहीं पर एपिसोड 1 में रॉबर्ट ने जोफ्री के लिए नेड से सेंसा का हाथ मांगा था। ब्रेन ओसा को बताता है उसने सपने में अपने पिता नेड को क्रिप्ट में देखा था, लेकिन क्रिप्ट में अचानक रिकन का डायर वुल्फ सैगी डॉग ओसा एंड ब्रेन के सामने आ जाता है, जिससे डर कर दोनों गिर जाते हैं। तभी वहां रिकन भी आता है। वो बताता है कि उसे भी सपने में अपने पिता नेड यहाँ दिखे थे, और ये बोलकर रिकन वहां से चला जाता है। इस सीन से हमें पता चलता है कि इन स्टार्क्स बच्चों के पास कुछ तो खास है। क्या मैजिकल एबिलिटीज है या फिर डिस्ट्रक्टिव पावर, ये हमें आगे पता चलेगा। ब्रेन एंड ओसा के क्रिप्ट से बाहर आने के बाद मास्टर लुइन ब्रेन को नेड की मौत की खबर सुनाते हैं। वहीं नॉर्थमेंस के कैंप में सारे लॉर्ड्स, रोब एंड कैटलिन मीटिंग कर रहे थे कि नेड के मौत के बाद अब नॉर्थ का राजा कौन बनेगा। तभी सर अंबर बोलते हैं, हम रेनली एंड स्टेनिस बराथियन को राजा नहीं मान सकते, जोफ्री को तो बिल्कुल ही नहीं। ये बोल सर अंबर रोब के सामने अपनी तलवार निकाल लेते हैं और घुटनों पर गिरकर वो रोब को नॉर्थ का राजा घोषित करते हैं। ये देख बारी बारी सारे लॉर्ड्स, इवन थियोन ग्रेवजॉय भी रोब के सम्मान में अपनी तलवार निकालकर उसे नॉर्थ का राजा डिक्लेयर कर देते हैं। पहले सातों किंगडम्स मिलकर किसी एक को अपना राजा मानते थे, वही आयरन थ्रोन पे बैठता था।
पर इस बार रोब एंड उसके बैनर्समैन ने ये सिस्टम अबोलिश करके रोब को नॉर्थ का राजा मान लिया है। यानी अब वो नॉर्थ को एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह देख रहे हैं। मीटिंग के बाद कैटलिन कैद में रखे जेमी से मिलने जाती है। यहाँ जेमी कैटलिन से बोलता है, विधवा होकर तुम खूबसूरत लग रही हो, तुम बोलो तो मैं तुम्हें खुश कर सकता हूँ। इस पर कैटलिन एक पत्थर उठाकर जेमी के मुंह पर मारती है और बोलती है, इससे अच्छा क्यों ना तुम्हारा सर मैं तुम्हारी बहन सर्सी को भिजवा दूं। जेमी बोलता है, मौत से डर कैसा, एक दिन तो सभी को मरना है। तब कैटलिन पूछती है, मेरे बेटे ब्रेन को किसने धक्का मारा था। जेमी बताता है, मैंने ही उसे फेंका था, मैं चाहता था कि वो मर जाए। कैटलिन पूछती है, मगर क्यों। इस पर जेमी कुछ जवाब नहीं देता और कैटलिन को जाकर आराम करने को कहता है। लेकिन हमें पता है कि जेमी ने ब्रेन को टावर से क्यों धक्का मारा था। किंग्स लैंडिंग में हम देखते हैं सर्सी का अपने ही कजिन भाई लेंसल के साथ चक्कर चल रहा है। बोलो, इस औरत को अपने ही भाइयों से किस प्रकार का ऑब्सेशन है। खैर, यहाँ सर्सी को लेटर मिलता है जिसमें जेमी के हारने और रोब द्वारा बंदी बनाने की खबर लिखी थी। तभी लेंसल सर्सी के पास आता है तो सर्सी बोलती है, यू गो टू बेड, आई एम कमिंग बेबी। लेंसल लेनिस्टर ने ही शिकार के दौरान जानबूझकर रॉबर्ट को ज्यादा शराब पिलाई थी। मतलब सर्सी एंड लेंसल ने ही रॉबर्ट की फील्डिंग सेट की थी। सर्सी लेटर को पढ़कर परेशान तो होती है, पर उसकी परेशानी दूर करने के लिए वहां लेंसल मौजूद है। उधर लेनिस्टर्स के कैंप में माहौल थोड़ा सीरियस है। टाइविन को खबर मिल चुकी है कि जेमी को बंदी बना लिया गया है। तभी टीरियन वहां आता है और बोलता है, मैंने तो पहले ही सबको बोला था कि रोब को हल्के में मत लेना, लेकिन मेरी किसी ने सुनी नहीं। अब तो नेड के मौत के बाद स्टार्क के साथ शांति समझौता भी नहीं कर सकते और वॉर भी नहीं रोक सकते। ऊपर से एक तरफ स्टेनिस बरेथियन है और दूसरी तरफ रेनली बरेथियन। हम तीनों तरफ से घिर चुके हैं। इस पर टाइविन सबको बाहर भेजकर टीरियन से कुछ बात करने के लिए उसे रोक लेते हैं। एंड टीरियन भी शॉक्ड कि ये मुझसे क्या बात करना चाहेंगे। टाइविन यहाँ पहली बार टीरियन से इम्प्रेस हुए हैं। वो टीरियन से बोलते हैं, तुम कल किंग्स लैंडिंग जाओगे और वहाँ मेरी जगह तुम हैंड ऑफ द किंग की कमान संभालोगे। टीरियन शॉकिंगली पूछता है, मगर मैं ही क्यों। टाइविन बोलते हैं, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। इस पर टीरियन पूछता है, आप अपने भाई केविन लेनिस्टर को भी तो भेज सकते हैं। इस पर टाइविन बोलते हैं, नहीं, मैं चाहता हूं तुम वहां जाओ और सर्सी एंड जोफ्री का लगाम अपने हाथों में रखो। और हाँ, तुम उस प्रोस्टिट्यूट को महल में नहीं ले जाओगे। टीरियन ये सुन थोड़ा चिंता में आ जाता है, क्योंकि टीरियन को से पसंद आने लगी थी और हमें भी। वहां से टीरियन अपने टेंट में जाता है और से को बताता है, मेरे पिता नहीं चाहते कि मैं तुम्हें किंग्स लैंडिंग ले जाऊं, मगर मैं तुम्हें ले जाऊंगा। आओ अंजलि मेरी जान, आई लव यू। अब नेरो सी के पार एसोस में डिनेरिस डिलीवरी के बाद होश में आती है। होश में आते ही वो वहां खड़े सर जोरा से पूछती है, मेरा बच्चा कहाँ है। सर जोरा बताते हैं, खलीसी, आपका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। तभी टेंट में मेरी मौज आती है और वो डिनेरिस को बताती है कि बच्चा शैतान जैसा था, छिपकली जैसी चमड़ी, चमगादड़ जैसे पंख थे और पूरे शरीर पर कीड़े रेंग रहे थे। मैंने तो आपको कहा ही था, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। डिनेरिस बोलती है, अच्छा तो चलो मुझे ड्रोगो के पास, मैं देखना चाहती हूँ अपने बच्चे के जिंदगी के बदले मुझे क्या मिला है। डिनेरिस खाल ड्रोगो से बात करने की कोशिश करती है, मगर ड्रोगो कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था। वो बस एक जिंदा लाश की तरह पड़ा हुआ था, ना बोल सकता था ना चल सकता था, बिल्कुल बेजान। डिनेरिस ड्रोगो की ऐसी हालत देखकर मिर्री मास से पूछती है, ये कब ठीक होगा। मिर्री बोलती है, जब सूरज पश्चिम से उगकर पूरब में डूबेगा, जब हवाएं पहाड़ को पत्तियों की तरह उड़ा ले जाएगी। बेसिकली मिर्री का ये कहना है कि ड्रोगो अब ऐसा ही रहेगा, वो कभी ठीक नहीं होगा। डिनेरिस बोलती है, तुम इसे ठीक करोगी, मैंने इसके लिए अपने बच्चे की जान दी है। तो मिर्री जवाब देती है,
सौदा सिर्फ जिंदगी का हुआ था, देखो ड्रोगो तो जिंदा है। डेनेरियस बोलती है, तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया ना, मैंने तो तुम्हें बचाया और तुमने इस पर मेरी जवाब देती है। खलीसी, आपके बचाने से पहले आपके लोगों ने मेरा 4 बार बलात्कार कर दिया था। मेरे मंदिर को जला दिया गया जहां मैं लोगों का इलाज करती थी। और हाँ, मुझे पता था कि ड्रोगो की ऐसी हालत होने वाली है। डेनेरियस पूछती है, पर मेरे बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मेरी बोलती है, कल को ये भी पैदा होता और उन्हीं की तरह लूटपाट करता, कत्ले आम मचाता, गाँव को लूटता। मैंने तो बस पहले ही गलत होने से बचाया है। यानी मेरी माँ शुरुआत से ही ड्रोगो का इलाज नहीं बल्कि उसे और बीमार कर रही थी। उसे पता था कि काले जादू से ड्रोगो कभी ठीक नहीं हो सकता, पर फिर भी उसने काला जादू किया। उसके लिए उसके बच्चे की बलि चढ़ा दी। यानी मिर्री ने ड्रोगो से अपने साथ हुए और अपने गांव के साथ हुए अन्याय का बदला ले लिया। उस तरफ वॉल से जॉन स्नो अपनी कसम तोड़ वॉल से भाग रहा था, अपने भाई रोब का साथ देने। पीछे से सैमुएल एंड जॉन के अन्य दोस्त जॉन को रोकने की कोशिश करते हैं। इस पर जॉन बोलता है, मुझे मेरे भाई रोब का साथ देना ही होगा, वो अकेला है, उसे मेरी जरूरत है। मैं बता दूं, अगर कोई भी, चाहे गार्ड, स्क्वायर या लॉर्ड कमांडर ऑफ नाइट वॉच, अपनी कसम तोड़कर तो उन्हें ट्रैक करके एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। यही नियम है, जैसा एपिसोड 1 में नेड ने विल को एग्जीक्यूट किया था। इसीलिए यहाँ भी सैमुएल जॉन को भागने नहीं देना चाहता, लेकिन जॉन है कि मानता नहीं। यहाँ जॉन के दोस्त जॉन के सामने वॉल पर लिए गए शपथ को दोहराते हैं और बोलते हैं, रोब स्टार्क भले ही तुम्हारा भाई है, लेकिन अब से हम ही तुम्हारे भाई है। ये सुन जॉन ना चाहते हुए भी अपना फैसला बदल कर वॉल पर वापस चला जाता है। उधर एसोस में डेनेरियस खाल ड्रोगो के साथ उसके टेंट में टाइम स्पेंड कर रही थी। वो लगातार रोते हुए ड्रोगो से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रोगो अब सिर्फ एक जिंदा लाश बनकर रह चुका है। डेनेरियस भरे मन से अपने सन एंड स्टार ड्रोगो को उसकी तकलीफों से आज़ाद करवा देती है। देखो, हमें लगता है कि यहाँ से डेनेरियस की पूरी जिंदगी खत्म हो चुकी है, लेकिन असल में डेनेरियस का सफ़र यहीं से शुरू होने वाला है। यहीं से डेनेरियस एक टारगेरियन की तरह अपनी किस्मत खुद लिखेगी, जैसा कि टाइविन ने जेमी को करने को कहा था, याद है? अब हम देखते हैं मास्टर पाइसिल को किंग्स लैंडिंग में। यहाँ हम मास्टर पाइसिल का अय्याश रूप देखते हैं। वो दरबार में सबके सामने एक बूढ़े और शरीफ इंसान बने फिरते हैं, लेकिन यहाँ वो एक प्रोस्टिट्यूट के साथ रंगरलियां मना रहे हैं। प्रोस्टिट्यूट के वहाँ से जाने के बाद पाइसिल एक जिम ब्रो की तरह कैलिस्थेनेसिस एंड पार्कर करने लगते हैं, एकदम फिट एंड फाइन। पर जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलते हैं, एक लाचार, झुका हुआ, कमजोर बूढ़े व्यक्ति का रूप ले लेते हैं। शायद इनका यही तरीका हो किंग्स लैंडिंग के पावर गेम में सरवाइव करने का, कि खुद को लाचार, कमजोर और बूढ़ा दिखाना कि पावर में बैठे लोगों को इनसे कोई खतरा महसूस ना हो। उधर वॉल पर लॉर्ड कमांडर सर जॉर्ज मोरमोंट को जॉन की पिछले रात भागने की खबर मिल चुकी है। सर मोरमोंट जॉन को बताते हैं कि अगर तुम चाहो तो तुम अपने भाई का साथ देकर लड़ाई खेल सकते हो। आज हम बियॉन्ड द वॉल जाने वाले हैं, उस आने वाले खतरे से निपटने। साथ ही हम वहां तुम्हारे अंकल बेंजन स्टार्क को भी ढूंढेंगे। सर मोरमोंट जॉन को समझाते हैं, असली खतरा वो लोग नहीं जो थ्रोन के लिए लड़ रहे हैं, असली खतरा व्हाइट वॉकर से। अगर इन राक्षसों ने सब कुछ खत्म कर दिया, तब तुम मुझे बताओ कि गद्दी पर कौन बैठेगा। असली खतरा वहां नहीं, यहाँ है जॉन। ये सुन फाइनली जॉन ये डिसाइड करता है कि वो यहीं रहेगा और वॉल को प्रोटेक्ट करेगा। वहाँ एसोस में डेनेरियस खाल ड्रोगो के अंतिम संस्कार की तैयारी करवा चुकी है। डेनेरियस वहाँ बाकी बचे खालासार से कहती है, जो जाना चाहे वो जा सकता है, पर जो यहाँ रुकेगा वो गुलाम नहीं रहेगा, सबको बराबरी का अधिकार मिलेगा। यहाँ डेनेरियस जोरा को बोलकर मिर्री को ड्रोगो की चिता के साथ बंधवा देती है, साथ ही उसके तीनों ड्रैगन एक्स को भी चिता में रखवा देती है। चिता जलते ही वो खुद जलते चिता में जाने लगती है
तो सर जोरा डेनेरियस को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर डेनेरियस जोरा की ना सुनकर जलते चिता में जा बैठती है। कुछ देर बाद मिर्री जलते हुए जोर जोर से चीखने लगती है, जैसे किसी मंत्रों की तरह, क्योंकि कुछ देर पहले मिर्री ने डेनेरियस को कहा था मरते हुए मैं चीखूंगी नहीं, लेकिन डेनेरियस ने मिर्री के चीखे निकलवा दी। पूरी रात चिता जलती है। सुबह होता है। सर जोरा ड्रोगो के बुझे हुए चिता के पास पहुंचकर वो मंजर देख शॉकिंगली वो और बचे हुए खालासार घुटने पर बैठ जाते हैं, क्योंकि डेनेरियस को आग नहीं जला पाई थी। साथ ही उसके तीनों अंडों में से बाहर आ चुके 3 ड्रैगन्स भी थे। सदियों बाद टारगेरियंस के पास एक नहीं बल्कि 3 ड्रैगन्स आ चुके थे। वेस्टरोस में ड्रैगन्स की वापसी हो चुकी है। अगर आपने हाउस ऑफ द ड्रैगन देखा हो तो आपको याद होगा कि डेमन ने डेनेरियस को ही 3 ड्रैगन्स के साथ अपने सपने में देखा था। एंड बूम।